Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing, and today I'm with the part third of the previous video. Today we will be discussing about the more complications associated with alcohol and its treatment as well. As we already discussed about different complications related to the alcohol use, like the acute intoxication, withdrawal syndromes, and today we will be discussing about the neuropsychiatric complications of the chronic alcohol use. When a person uses alcohol in a chronically uses the alcohol, then he suffers some psychiatric complications. The first and foremost very important is the Wernicke's encephalopathy. ये वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, दिस वर्निक्स एंसेफेलोपैथी. बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, दिस वर्निक्स एंसेफेलोपैथी को, कि ये एक सीवियर रिएक्शन है इन एन इंडिविजुअल. एक्यूट रिएक्शन होता है जब इंडिविजुअल एक बहुत ही ज़्यादा कंजप्शन करेगा अल्कोहल की, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो थायमीन होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है. एंड इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज व्हेन एन इंडिविजुअल क्रॉनिकली यूजेस दिस अल्कोहल. बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है रिगार्डिंग टू द यूज़ ऑफ द अल्कोहल्स. जैसे गैस्ट्राइटिस की बात हुई थी, हेपेटाइटिस की बात हुई थी, उसी तरीके से सीवियर वोमिटिंग्स हो सकती है इन इंडिविजुअल्स को जो क्रॉनिकली अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं. एंड जब परसिस्टेंटली फॉर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये परसिस्टेंट रहे ये वोमिटिंग, उसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि वर्निक्स एंसेफेलोपैथी हो सकती है. बेसिकली इसमें क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस इसमें आ जाते हैं. एक तो ऑक्यूलर साइन हमें ये दिखाता है, और दूसरा हायर मेंटल फंक्शनिंग जो होती है एक इंडिविजुअल की, वो डिस्टर्ब हो जाती है. ऑक्यूलर साइंस में वो कोर्स ऑफ नेस्टैग्मस दिखाएगा, and bilateral what is called as rectus paralysis दिखा सकता है. bilateral external rectus paralysis हो सकता है. in addition to that pupillary irregularities आ जाती है, कभी कभी retinal hemorrhages हो सकते हैं, या papillary edema हो सकता है, एंड जिसकी वजह से आगे जाके इसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है. ये ocular signs में आ सकता है, एंड विच कम्स अंडर द वर्निक्स एंसेफेलोपैथी. दूसरा इसमें क्या होता है, हायर मेंटल फंक्शनिंग जो होती है एक इंडिविजुअल की, वो डिस्टर्ब हो जाती है. जैसे कि व्हाट आर द हायर मेंटल फंक्शंस, उसकी डिसओरिएंटेशन हो जाती है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं इन द इवन इफ द रीसेंट मेमोरी जो इंडिविजुअल की होती है वो लॉस हो जाती है. इनफैक्ट उसके पास वो अटेंशन स्पैन जो होता है वो लिमिट हो जाता है, वो पुअर हो जाता है. डिस्ट्रक्टेबिलिटी देखने को हमें मिल जाती है. उसके साथ साथ अटैक्शिया वगैरह, अपैथी भी हो सकती है. एंड दिस व्हाट इज़ कॉल्ड एज जो इसके साथ साथ इन मेंटल फंक्शनिंग डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ इसको कभी कभी पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो जाती है, और सीरियसली माल न्यूट्रिशन में चला जाता है ये एक इंडिविजुअल. एंड न्यूरोपैथोलॉजिकली अगर हम बात करेंगे, न्यूरोनल डिजनरेशंस हो सकते हैं, कभी हेमरेज होने का खतरा होता है इन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस, या even in the midbrain. This comes in the Wernicke's encephalopathy. सेकेंड जो इसमें होने का खतरा होता है, दैट इज़ कोर्सकॉफ्स साइकोसिस. ये भी आपने वर्ड सुना ही होगा. एंड बेसिकली ये जो कोर्सकॉफ्स साइकोसिस होता है, ये ऑफनली फॉलो आफ्टर व्हाट इज़ कॉल्ड एज वर्निक्स एंसेफेलोपैथी होता है, उसके बाद ही कोर्सकॉफ्स साइकोसिस होने का खतरा होता है इसको. एंड टुगेदरली इनको एक साथ अगर हम मिलाएंगे तो इनको वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम भी बोलते हैं. क्लिनिकली अगर हम देखेंगे कोर्सकॉफ साइकोसिस ये एक तरीके का ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें डेफिनेटली ग्रॉस मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हमें इन इंडिविजुअल्स में लगेंगी. अगर साइकोसिस की बात करेंगे तो इसी वजह से इसको साइकोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑफनली हम देखते हैं कि इनका जो इंडिविजुअल्स का इंसाइट जो होता है वो इम्पेयर होता है. अब इस वाले में क्या होता है, न्यूरोपैथोलॉजिकली क्या हो जाता है, कुछ लीजन्स
फॉर्म होते हैं इन द ब्रेन, या हम बोल सकते हैं इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जैसे कि बायलेटरल हम बात करेंगे थैलेमस में, या मेमलरी बॉडीज़ जो होती है उनमें कुछ लेजन्स पाए जाते हैं, और चेंजेस भी हमें देखने को मिलती है, चाहे वेंट्रिकुलर चेंजेस हो सकती है, या सेरिब्रल चेंजेस हो सकती है, या ब्रेन स्टेम के कुछ पार्ट्स में हमें चेंजेस देखने को मिलती है। एंड दिस इसमें जो काज होता है वो यूजुअली सीवियर होता है और अनट्रीट रह जाता है, एंड थायमिन डेफिशिएंसी तो डेफिनेटली सेकेंडरी टू क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ तो होता ही होता है। दैट मीन्स दिस वर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो होती है बिकॉज ऑफ द टेकिंग ऑफ द अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहल यूज, दैट इज वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस, विच टुगेदरली आर कॉल्ड एज वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं इन इंडिविजुअल्स को जिनको आदत होती है लार्ज अमाउंट ऑफ द अल्कोहल लेने की, जो भी अब तक हमने डिस्कस किया। एंड बेसिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले या बिफोर गोइंग अहेड देर आर सर्टन थिंग्स विच वी हैव टू विच वी हैव टू नोट। फॉर एग्जांपल हाउ वी कैन टेक द हिस्ट्री टेकिंग, हमें कितनी स्ट्रॉन्ग लेनी चाहिए, how we have to do the mental status, how we have to do the general physical examination। हमें पहले ये भी देखना है, हमें रूल आउट करना है या डायग्नोस करना है कि कहीं इसको कोई फिजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। हमें ये भी देखना है कि कहीं इसको एसोसिएटेड साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या पहले ही इसको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है। हमें ये देखना है वेदर दिस इंडिविजुअल जो अल्कोहल ले रहा है इज़ ही गुड, इज़ ही मोटिवेटेड टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, और इज़ ही मोटिवेटेड टू टेक द ट्रीटमेंट। हमें ये भी देखना है कि इसके फैमिलियल फैक्टर्स कैसे हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स और द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिनकी वजह से, बिकॉज हमें हिस्ट्री में ये सारा देखना है वेदर और नॉट व्हाट टाइप ऑफ द सोशल सपोर्ट सिस्टम ही हैज़, व्हाट ऑफ द टाइप्स, हमें ये देखना है कि पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइंट कैसी है, प्रेजेंट सोशल इंटरपर्सनल या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इंडिविजुअल की कैसी है, उसका असर डेफिनेटली हमारे ट्रीटमेंट में पड़ सकता है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू gather all the information regarding, and then we can go for the treatment। और ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आता है दैट इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन सिंपली एक ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। जो अल्कोहल विड्रॉल की हमने बात की थी, तो उनके रिलेटेड सिम्टम्स को ट्रीट करने के को हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। दैट इज़ द सिम्टम्स जो प्रोड्यूस्ड जो होते हैं जो बाय द रिमूवल ऑफ सर्टन टॉक्सिन्स ऑफ द अल्कोहल, राइट, वो हम कर सकते हैं। बेसिकली द बेस्ट वे टू रिमूव टू stop the alcohol or any other dependency is to stop it suddenly, unless अगर कोई risks of acute discontinuation ना हो, तो हम immediately abstinence करा सकते हैं। क्योंकि यही मुझे लगता है धीरे धीरे छुड़वाने से बेहतर है एक ही पल में इसको abstinence करो, unless there are the major risks associated with it, कि एक साथ छुड़वाने से इसको कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज इमीडिएट डिसकंटिन्यूशन ऑफ द ड्रग हम कर सकते हैं। बट द यूजुअल हम क्या देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसका विड्रॉवल सिंड्रोम लगभग 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक हो सकता है, दैट इज़ 7 to 14 डेज़। और हमारा एम यही रहता है इस डिटॉक्सिफिकेशन में कि हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करें, जो भी हमें बिकॉज ऑफ विड्रॉवल से आए हैं, विड्रॉवल सिम्टम्स आए हैं, जो भी इमर्जेंट विड्रॉवल सिम्टम्स हमारे पास है, उनको ठीक करने के लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स ऑफ द चॉइसेस हम यूज़ करते हैं इसमें वो बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं, क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड होता है, या क्लोरोमेथाजोइल होता है। इस वाले में आप वेरिंग ऑफ द ड्रग डिवाइडेड डोजेस में देख सकते हैं, या कभी कभी हम डाइज़ेपाम भी इनफैक्ट देते हैं। एंड दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ड्रग्स दीज बेंजोडाइज़ेपिन्स। एंड बेसिकली जो भी जैसे हमने देखा कि विड्रॉवल में यूजुअली हम कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट देखते हैं, लाइक डिलीरियम ट्रीमेंस, जिसकी वजह से ये जिनको बहुत इफ़ेक्टिव देखा गया है कि बेंजोडाइज़ेपिन्स उनको ट्रीट कर सकते हैं। एंड क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड की बात करेंगे तो डिफरेंटली क्यूआईडीज़ में ये दिया जा सकता है,
on the first day or on the second day or on the third day we give in the QIDs हम ये दे सकते हैं. So these drugs they can be used because of the standardized protocol. इनकी डोजेज हम धीरे धीरे डे बाय डे डिक्रीज करते जाते हैं. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ क्लोरोडाइस पॉक्साइड की, ऑन द फर्स्ट डे अगर हम देखेंगे 20 mg QID दिया जाता है, ऑन द सेकेंड इसको 15 mg QID दिया जाता है, या ऑन द थर्ड डे हम इसको 10 ही mg QID देते हैं, ऑन द फोर्थ डे हम 5 ही mg देते हैं. सो उस तरीके से स्टेडली एवरी डे बिफोर स्टॉपिंग इट वी यूजुअली स्टॉप इट ऑन द 10th डे. तो डिक्रीज़ करके हम ये डोज दे सकते हैं. इन एडिशन हम डिटॉक्सिफिकेशन के क्या करते हैं, इन एडिशन टू दीज वाइटामिन्स हम देते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ताकि डिलीरियम ट्रिमल्स या पेरिफेरल न्यूरोपैथी या वर्निक्स कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम जो भी है वो साइंस किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी, दैट इज़ द थायामीन, या क्या इसको बोलते हैं, उसकी वजह से हम थायामीन या विटामिन बी प्रिपरेशंस दे सकते हैं. लगभग हम 100 mg ऑफ द थायामीन एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटली, ट्वाइस भी दे सकते हैं फॉर 3 to 5 days. औरल एडमिनिस्ट्रेशन में विटामिन B1 जाता है फॉर एटलीस्ट 6 months, वो हम दे सकते हैं. एंड इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ हम उसकी हाइड्रेशन का बहुत ही ख्याल रखते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको IV लाइन अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करते हैं 5% ऑफ डेक्स्ट्रोज उस इंडिविजुअल को देते हैं, बेसिकली जिसको डिलीरियम ट्रिमेंस होंगे वो हम कर सकते हैं. ऑल्दो कि अगर OPD में हमारा कोई क्लाइंट आता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, तो उनके लिए हम ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं. एंड ऑब्वियसली फिर उनको हम ऑफ ही कर देते हैं, और जिनको अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना हो, अनलेस कि उनको इम्पेंडिंग डिलीरियम ट्रिमेंस के साइंस है, ट्रिमर्स है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, या साइकियाट्रिक सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं जैसे कि मूड डिसऑर्डर्स है, या सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, या कोई फिज़िकल इलनेस जो प्रेजेंट हो सकती है, या इनएबिलिटी उसका कि स्टॉप अल्कोहल वो कर सकता है, तो उनको हम OPDs में ये सारी डिटॉक्सिफिकेशन करके उनको आराम से हम घर भी भेज सकते हैं, अनलेस कोई और प्रॉब्लम ना हो इनको. उसके बाद जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंसी की ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर द स्टेप्स ऑफ दीज डिटॉक्सिफिकेशन ये ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे हम सेवरल मेथड्स भी चूज़ कर सकते हैं फॉर टोटल मैनेजमेंट ऑफ दिस व्हाट इज़ कॉल्ड एज अल्कोहल डिपेंडेंसी. एंड सम ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट मेथड्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा बिहेवियर थेरेपी में आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी यूज़ एवर्शन थेरेपीज़, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक्स यूज़ कर सकते हैं, इमेटिक एपोमॉर्फिन्स यूज़ कर सकते हैं, या कोवर्ट सेंसिटाइजेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, असर्टिवनेस ट्रेनिंग्स, या सेल्फ कंट्रोल स्किल्स, या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम बिहेवियर थेरेपी में दे सकते हैं, ताकि उसको ये जो अल्कोहल डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए. एंड बेसिकली अगर हम बात करेंगे एवर्शन थेरेपी की, जो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह है, मोस्ट टाइम्स ये यूज़ नहीं किया जाता है, बट इट्स ऑल्सो सीन दैट इट हैज़ द वेरी मच इफेक्ट ऑन द क्लाइंट्स जिनको ये अल्कोहल डिपेंडेंसी होगा, राइट. द सेकेंड टेक्निक जो साइकोथेरेपी हो सकती है, ये या तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी भी हो सकती है या ग्रुप साइकोथेरेपी भी, जो सिंपल मेथड है जो हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द पेशेंट्स टू एजुकेट अबाउट कि क्या रिस्क हो सकता है कि अगर उन्होंने अल्कोहल यूज़ कंटिन्यू किया, या अगर वो हाउ विल यू रिज्यूम योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज हमें पता है कि बिकॉज ऑफ द अल्कोहल ही हैज़ सोशली ऑल्सो विड्रॉवल, हिज डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी असर पड़ता है, हिज ऑक्यूपेशन में भी, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि हाउ कैन ही रिज्यूम द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द चेंज, एंड हम उसको अ वैरायटी ऑफ द ऑप्शंस दे सकते हैं फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इन हिज लाइफ. द नेक्स्ट द ग्रुप थेरेपी, हम सिंपली इसमें पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट बेसिकली वॉलेंट्री ग्रुप्स को या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं इसमें उनको इंक्लूड किया जाता है. जैसे अल्कोहल
उसके लिए अल्कोहल एएज जिनको बोलते हैं अल्कोहल एनोनिमस है ना, जिसमें सारा व्हाट इज़ कॉल्ड एज बहुत सारे मेंबर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स जो इसमें हैं। एंड समटाइम्स वी ऑल्सो यूज़ द रिलीजियस अप्रोच इन द ग्रुप थेरेपी, ठीक है। और डिफरेंट जो लोग होते हैं इस वाली थेरेपी में, दे शेयर देयर आइडियाज, दे शेयर देयर व्हाट इज़ कॉल्ड एज अपब्रिंगिंग्स और अपकमिंग्स के उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल। और उस ग्रुप मीटिंग की वजह से, उस ग्रुप थेरेपी की वजह से दे द अदर्स कैन ऑल्सो learn various things, various coping mechanisms to deal with this alcohol. नेक्स्ट इज़ द डिटरेंट एजेंट्स, ठीक। डिटरेंट एजेंट्स बेसिकली इनको हम अल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग्स भी बोलते हैं, जिसमें हम डाइसल्फाम यूज़ करते हैं, ठीक। डाइसल्फाम बेसिकली अगर हम एक इंडिविजुअल अल्कोहल इंजेस्ट करता है जो ऑलरेडी डाइसल्फाम पे होगा, तो उसकी वजह से अल्कोहल डिराइव्ड एसिटाल्डिहाइड जो होता है दैट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू एसिटेट, और उसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है ये एसिटाल्डिहाइड का ब्लड में, और उसको हम बोलते हैं डाइसल्फाम इथेनॉल रिएक्शन, जिसकी वजह से उसको कुछ सिम्टम्स पैदा होते हैं, राइट। जैसे कि उसको टेकिकार्डिया होगा, फ्लशिंग होगा, नोशिया, स्वेटिंग या वोमिटिंग या गिडीनेस हो सकता है, ठीक है ना। और इन फैक्ट उसको सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम भी हो सकता है जो एसोसिएटेड विथ होता है विद द सीवियर एंग्जाइटी। और ये सारे ऑनसेट ऑफ द रिएक्शंस अगर वो ऑलरेडी इस डाइसल्फाम ड्रग पे होगा विद इन 30 मिनट्स प्रोड्यूस हो सकता है, और फुल 1 आवर तक ये जा सकता है अगर उसने उस पीरियड में व्हाट इज़ कॉल्ड एज अल्कोहल पिया जब वो इस डाइसल्फाम ड्रग पे होगा। और क्या होता है कोई पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव होता है या कोई मतलब इंजेस्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, उसमें जो ये होता है व्हाट इज़ कॉल्ड एज डाइसल्फाम इथेनॉल रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही सीवियर होने का चांसेस हो जाता है, जिसमें वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्रिएट करता है उस इंसान में, जैसे शॉक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कन्वल्शंस होंगे, या कन्फ्यूजन, ग्रेट कन्फ्यूजन होगा, या हाइपोक्सिया हो सकता है, या इवन कोमा भी हो सकता है। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर हम यूजुअल डोज हम देखेंगे डाइसल्फाम की, वो लगभग 250 to 500 mg जाता है, और ये बिफोर हम बेड टाइम बिफोर बेड टाइम देते हैं, ताकि अगर दिन में ये दिया जाए तो इसमें डेफिनेटली ड्राउजीनेस एट द डे टाइम हो सकती है, तो इंडिविजुअल अपने काम नहीं कर पाएगा। सो बिफोर इट इज़ गिवन टेकन बिफोर बेड टाइम, राइट। एंड देन उस सबसिक्वेंटली फर्स्ट वीक में इसको इतना 250 to 500 mg पर डे दिया जाता है, उसके बाद इसको सबसिक्वेंटली मेंटेनेंस डोज पे रखा जाता है, और इफेक्ट इसका विद इन 12 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डोज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बिकॉज मैंने अभी बताया कि कोई पेशेंट सेंसिटिव हो सकता है, तो पहले ही हम वार्निंग कार्ड देते हैं, उसको हम वार्निंग कार्ड बोलते हैं, पहले ही डिटेलिंग देते हैं कि आपको फॉरबिड करना है अल्कोहल, इवन ए ड्रॉप ऑफ अल्कोहल, या उन आर्टिकल्स को भी फॉरबिड करना है जिनमें आप अल्कोहल रखते हैं या कैरी करते हैं व्हाटसोएवर, बिकॉज इसमें पॉसिबल साइड ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और जिनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट फिर आपको लेना पड़ सकता है। और कभी कभी कंट्राइंडिकेशंस भी रहती है डाइसल्फाम की, ये जैसे कि इन द प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ये यूज़ नहीं करते हैं, इन द क्लाइंट इज हैविंग CADs दैट इज़ द कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगा, लिवर फेलियर होगा, या कभी क्रॉनिक रेनल फेलियर, उसमें भी ये हम कंट्रा इंडिकेटेड रहता है ये डाइसल्फाम। एंड अगर हम बात करेंगे इन द कुछ ओल्डर क्लाइंट्स होंगे वगैरह, उनका जो ये रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलता है, उनकी कंप्लेंट्स ट्रीटमेंट की तरफ अच्छा हो सकता है, वो हम कर सकते हैं इन द डाइसल्फाम यूजेज। नाउ नेक्स्ट हम व्हाट इज़ कॉल्ड एज अल्कोहल डिपेंडेंसी के लिए हम एंटी क्रेविंग एजेंट्स भी देते हैं।
कभी कभी हम SSRIs देते हैं, दैट इज़ फ्लॉक्सिटीन, जो है ओकेजनली हम एंटी क्रेविंग एजेंट्स के लिए दे सकते हैं, जो यूजुअली एंटी डिप्रेसेंट होगा, बिकॉज द क्लाइंट अगर वो डिप्रेस्ड मूड में है या उसको कोई स्ट्रेस है, वो उसी वजह से अल्कोहल पिएगा। अब अगर हम उसका एंटी करेंगे, एंटी क्रेव ताकि उसको अल्कोहल करें, तो हम कभी हद तक फ्लोजिटीन, दैट इज़ द SSRIs एंटी डिप्रेसेंट, उसको दे सकते हैं ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाए उस टाइम, और वो इस अल्कोहल को कंजप्शन ना करे। या नैलट्रॉक्सोन जो कि ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वो भी प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या करता है, वो इंटरफेयर करता है अल्कोहल इंड्यूस्ड उसमें बाय ब्लॉकिंग सर्टन ओपियोइड रिसेप्टर्स। वो भी हम एज एन एंटी क्रेविंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अल्कोहल डिपेंडेंसी को स्टॉप कर सके। कुछ और मेडिकेशंस भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बोला एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटीसाइकोटिक्स या लिथियम, बिकॉज एसोसिएटेड इसके साइकोटिक डिजीज़ हो सकती है, या इवन नार्कोटिक्स भी हम स्पेशल कंसिड्रेशंस में कुछ क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइको सोशल रिहेबिलिटेशन इसका पार्ट होता है इस अल्कोहल डिपेंडेंसी का। एट लास्ट हम इसको रिहैब सेंटर्स में भी डालते हैं ताकि इसकी जो ये अल्कोहल डिपेंडेंसी हो वो ख़त्म हो जाए। That was all about today's topic. I'll be soon with inshallah ta'ala with the next video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.